मगध क्लासेस के YouTube चैनल पे आप तमाम अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में आप लोग पढ़ने वाले हैं गेस्टाल्ट सिद्धांत। और गेस्टाल्ट सिद्धांत एक अधिगम का सिद्धांत है। और गेस्टाल्ट क्या है सबसे पहले आप लोग जानें। यहाँ पे गेस्टाल्ट जो शब्द आएगा वो गेस्टाल्ट कोई व्यक्ति या मनोवैज्ञानिक का नाम नहीं है। सबसे पहले इस बात को आप समझ लीजिए। गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है। इसका अर्थ होता है पूर्णाकार या समग्र आकृति। यानी हमारा कहने का अर्थ है कि आकृतियां एक दूसरे से जब समान होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, समग्र आकृति। यानी गेस्टाल्ट जो आपका शब्द है ये जर्मन भाषा का शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है पूर्णाकार या समग्र आकृति। और गेस्टाल्ट सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं निम्न मनोवैज्ञानिक हैं, जिसमें आपके आते हैं मैक्स बर्दिमर, कोहलर, कोफका व कुर्ट लेविन। तो आइए इस सिद्धांतों को आज आपके बीच प्रस्तुत किया जा रहा है और इस सिद्धांत को आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे विद्यार्थी लोग। तो आइए आप लोग के बीच गेस्टाल्ट सिद्धांत को यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं। आइए सबसे पहली बात आप लोग समझ लीजिए। गेस्टाल्ट सिद्धांत को आप लोग कहते हैं पूर्णाकार का सिद्धांत या समग्र आकृति का सिद्धांत। गेस्टाल्ट थ्योरी इंग्लिश में बोलते हैं। अब देखिए यहां पे बात को समझिए। यहां पे जो आप लोग गेस्टाल्ट देख रहे हैं, गेस्टाल्ट जो यहां पे आप लोग देख रहे हैं, एक गेस्टाल्ट कोई व्यक्ति या मनोवैज्ञानिक का नाम नहीं है। गेस्टाल्ट जो है एक आपके जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पूर्णाकार या आपका समग्र आकृति। अब देखिए इस सिद्धांत के प्रवर्तक कहने का अर्थ है गेस्टाल्टवादी कहलाए, जो है आपके क्रुथ लेविन, कोपका, मैक्स बर्दिमर, कोहलर। ये सारे व्यक्ति आपके कहलाते हैं क्या, गेस्टाल्टवादी व्यक्ति। तो सबसे पहली बात को समझ लिया जाए कि गेस्टाल्ट सिद्धांत है क्या। तो मैंने आपको सबसे पहले गेस्टाल्ट का यहाँ पे अर्थ समझाया कि गेस्टाल्ट, सबसे पहली बात समझ लीजिए कि गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पूर्णाकार या समग्र आकृति। और गेस्टाल्ट सिद्धांत के देने वाले जो व्यक्ति थे गेस्टाल्टवादी कहलाए, जिनमें आपके सबसे प्रथम व्यक्ति थे मैक्स बर्दिमर, दूसरे व्यक्ति थे कोहलर, तीसरे व्यक्ति थे कोफका और चौथे व्यक्ति थे आपके क्रुथ लेविन। तो आइए इन सिद्धांतों को अच्छी तरह से हम लोग स्पष्ट रूप में जानते हैं विद्यार्थियों। क्या आपको मेरी आवाज साफ साफ जा रही है कि आप लोग हमारी आवाज को सुन रहे हैं? चैटिंग माध्यम से आप लोग बताते जाएंगे ताकि मैं क्लास को आगे कंटिन्यू करता रहूंगा। तो देखिए अभ्यर्थी लोग, यहां पे मैं आपको बता रहा हूं गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के बारे में। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, यहां पे आप लोग के लिए लिख दिया गया है गेस्टाल्ट सिद्धांत, जिसे आप लोग कहते हैं पूर्णाकार का सिद्धांत या इसे कहते हैं समग्र आकृति का सिद्धांत। गेस्टाल्ट, सबसे पहली बात यहां पे हम लोग गेस्टाल्ट की चर्चा कर रहे हैं। गेस्टाल्ट जर्मनी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पूर्णाकार या समग्र आकृति। यानी हमारा कहने का अर्थ है कि गेस्टाल्ट का अर्थ होता है पूर्णाकार। यानी कहने का अर्थ है कि किसी भी आकृति को या किसी भी विषय वस्तु को सबसे पहले आप पूर्ण रूप को देखें और छोटे छोटे अंश को बच्चे में प्रस्तुत करें ताकि बच्चे क्या होंगे, अच्छी तरह से उसको कर पाएंगे। यानी पूरे पाठ्यक्रम को पहले एक बार पढ़ा दीजिए और उसके जो पाठ्यक्रम में जो आपके प्रश्न होते हैं उसका अंश होता है, तो उसका अंश जो है छोटे छोटे पार्ट्स में आप बच्चों को करा दीजिए। तो इसी को हम लोग कहते हैं अंश। यानी अंश जब देखेंगे, अंश मतलब छोटे छोटे भाग, और जब पूर्ण देखेंगे तो जो पूर्ण बच्चा को दिखाएंगे तो बच्चा अंश को क्या करेगा, आसानी से सॉल्व कर लेगा। यानी कहने का अर्थ हो रहा है क्या कि गेस्टाल्टवादी जो सिद्धांत है या गेस्टाल्ट सिद्धांत है, उस सिद्धांत को आप लोग पूर्णाकार सिद्धांत कहते हैं। और गेस्टाल्ट जर्मनी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ पूर्णाकार या समग्र आकृति होता है। अब यहां पे समझिए कि गेस्टाल्टवादी जो सिद्धांत दिए वो व्यक्ति कहलाएं गेस्टाल्टवादी व्यक्ति। और गेस्टाल्टवादी व्यक्ति की लिस्ट में सबसे पहले आते हैं मैक्स बर्दिमर, दूसरे नंबर पे आते हैं कोहलर, तीसरे नंबर पे आते हैं कोफका और चौथे नंबर पे आते हैं कुर्ट लेविन। आपके सीटेट के एग्जाम में यहां से प्रश्न सीधे सीधे दे दिए जाते हैं। प्रश्न क्या आते हैं कि मैं गेस्टाल्टवादी संप्रदाय के जनक कौन है, तो वहां पे आपके नंबर 1 पे जब भी आएंगे मैक्स बर्दिमर, कोहलर, कोफका और कुर्ट लेविन। यदि 4 ऑप्शन होंगे तो आपको चयन करना मैक्स बर्दिमर का। अब यहां पे बच्चे जवाब देते हैं कि सर परीक्षा में तो कोहलर आंसर हो गया था। तो मेरी बात को समझ लीजिए, वहां पे मैक्स बर्दिमर जब नहीं होगा तब आपका आंसर क्या होगा, कोहलर।
है ना, हमारी बात को समझिएगा। जब मैक्स बर्दिमर ऑप्शन में नहीं होगा तो कोहलर होगा, जब कोहलर ऑप्शन में नहीं होगा तो तीसरे नंबर पे कोफका होगा, और जब इन तीनों नहीं रहेगा तो चौथे नंबर को हम लोग क्या मारेंगे, कुर्ट लेविन। यानी ये सभी व्यक्ति जो हैं गेस्टाल्टवादी व्यक्ति कहलाएं। और गेस्टाल्टवादी व्यक्ति की लिस्ट में आप याद रखेंगे, नंबर से लिखे हैं, सबसे पहले सर्वप्रथम मैक्स बर्दिमर आते हैं, दूसरे नंबर पे कोहलर आते हैं, तीसरे नंबर पे कोफका आते हैं, और चौथे नंबर पे कुर्ट लेविन आते हैं। और ये चारों व्यक्ति कहलाएं गेस्टाल्टवादी व्यक्ति, और गेस्टाल्टवादियों ने जो सिद्धांत दिया उसी सिद्धांत को कहते हैं गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। और इन सभी गेस्टाल्टवादियों में सभी ने सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। सीटेट की एग्जामिनेशन में इसमें सिद्धांत के प्रतिपादन करने वाले विशेष रूप से आपसे पूछ जाते हैं कोहलर के बारे में। कोहलर ने क्या किया कि कोहलर ने 1913 से 1918 के बीच, कोहलर नामक जो मनोवैज्ञानिक थे, 1913 से 1918 के बीच केंद्रीय द्वीप पर सुल्तान नामक चिंपांजी पे प्रयोग किया। यहां से भी प्रश्न आता है कि कोहलर ने किस पे प्रयोग किया, चिंपांजी पर, जिसको आप वन मानुस भी कह सकते हैं। और कौन से द्वीप पे किया, केंद्रीय द्वीप पर। किसने प्रयोग किया, कोहलर ने। यानी कोहलर ने अधिगम सिद्धांत में अपना प्रयोग किस पे किया, चिंपांजी पे, जिसको आप वन मानुस भी कह सकते हैं। कौन से द्वीप पे किया, केंद्रीय द्वीप पर। कब किया, 1913 से 1918 में। जब इस प्रयोग को कोहलर ने किया, जो प्रयोग आप लोग यहां पे बोर्ड पे देख रहे हैं, इस प्रयोग में आप लोग देख रहे हैं कि कोहलर के द्वारा प्रयोग क्या किए गए हैं। कोहलर इस प्रयोग को केंद्रीय द्वीप पे आपके 1913 से 1918 के बीच केंद्रीय द्वीप पे सुल्तान नामक चिंपांजी पे किया। और ये प्रयोग क्या थे आप लोग यहां पे देख पा रहे हैं, स्पष्ट रूप से आप लोग यहां पे देखिए। यहां पे देख रहे होंगे हमने 3 बॉक्स लिया, और 3 बॉक्स में यहां पे चिंपांजी को क्या कर दिया, बंद कर दिया। और इसमें आप देख रहे होंगे कि केले रखे हैं, सबसे ऊपर टॉप पे हमने केले को क्या कर दिया, लटका दिया, और चिंपांजी को इस कमरे में बंद कर दिया गया। जब चिंपांजी को इस कमरे में बंद कर दिया गया तो चिंपांजी ने नीचे देखा। जब चिंपांजी को भूख लगा तो थॉर्नडाइक क्या किए थे कि बिल्ली भी प्रयोग किए थे, तो बिल्ली मछली को देखकर इधर उधर भागना क्या कर दिया था, प्रारंभ कर दिया था। पावलोव जब कुत्ते प्रयोग किए थे तो कुत्ता घंटी की आवाज सुनकर इधर उधर भागना क्या क्या शुरू कर दिया था। लेकिन यहां पे वन मानुस चिंपांजी जो है वो केलों को देखकर इधर उधर भागना प्रयोग नहीं किया। इसने किसका प्रयोग किया, सूझ और किसका, बुझ का। इसने किसका प्रयोग किया, सूझ और बुझ का। इसने भागना शुरू नहीं किया। इन्होंने कमरे के चारों तरफ देखा, तो कमरे की चारों तरफ देखा तो सब जो बॉक्स थे वो आपके समान आकृति के थे। और ये जो यहाँ पे आप लोग को बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये सारे बॉक्स समान आकृति के हैं। और इस समान आकृति को बॉक्स को देखकर यहाँ पे सुल्तान नामक चिंपांजी का जो मानसिक पक्ष में वृद्धि हुआ, यानी मानसिक चेतना हुई, और चिंपांजी क्या करा, सोचना प्रारंभ कर दिया, और उसने सूझबूझ का काम लिखा। और सूझबूझ कर चिंपांजी ने क्या किया कि आप लोग दूसरे फिगर में देख रहे होंगे कि बॉक्स को एक दूसरे पर उठाकर चिंपांजी क्या कर रहा है, रख रहा है। अब यानी पहले में चिंपांजी ने ऐसे केले को देखा तो केले उसे चुम्हाई नहीं दिया, तो उन्होंने क्या किया कि बॉक्स को एक दूसरे पर रखा और रखकर फिर देखा, फिर केले दिखाई, चुम्हाई नहीं पड़ा, फिर केले तक नहीं पहुंच पाया। फिर एक और बॉक्स रखा और फिर केले को चुम्हा, फिर चुम्हाई नहीं दिया। फिर तीसरे फिगर में आप लोग देखिए, तीसरे फिगर में क्या है कि चिंपांजी जो सुल्तान था उन्होंने बॉक्स पे बॉक्स सरिया दिया और काफी सरलता से केलों को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। यानी चिंपांजी ने यहां पे किसका प्रयोग किया, सूझबूझ का। बिल्ली की तरह इधर उधर भागा नहीं। तो इस प्रयोग से इस सिद्धांत का नाम निकल कर आता है सूझ और बुझ का सिद्धांत, या इसे कह सकते हैं सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो ये भी प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सूझ बुझ के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो आप वहां पे क्या मारेंगे, कोहलर। क्या मारेंगे, कोहलर। कोहलर ने सूझ बुझ के सिद्धांत में किस पे प्रयोग किया, वनमानुस पे। वनमानुस का क्या नाम था, सुल्तान, या आप कह सकते हैं चिंपांजी। और चिंपांजी के छत पे क्या लटके थे, केले। चिंपांजी ने अपने मस्ती का सहारा लिया और मानसिक पद से उस चेतना हुई और उन्होंने सूझ और बुझ से आसानी से केले को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। देखिए मैं यहाँ पे प्रयोग आप लोग को लिख दिया हूं। यहाँ पे प्रयोग क्या है, चिंपांजी जिसका नाम सुल्तान है वो कमरे में क्या है, बंद है। वो कमरे में क्या है, बंद है। छत पर लटके क्या है, केला।
अब छत पे केले को देखकर, चिंपांजी छत पे केले को देखकर वो इधर उधर भागना नहीं प्रारंभ किया। उसने किसका प्रयोग किया? उसने क्या सोचा? उन्होंने सूझबूझ यानी दिमाग से काम लिया, सूझबूझ यानी सोचना प्रारंभ कर दिया। और जब सोचना प्रारंभ कर दिया तो बॉक्स पर चढ़कर केले को आसानी से क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया। और चिंपांजी का पेट क्या हो गया? भर गया। जब पेट भरा तो चिंपांजी को क्या मिला? पुनर्बलन मिला। और पुनर्बलन मिला तो इस प्रकार की क्रिया चिंपांजी बार बार करता है। यानी कहने का अर्थ है चिंपांजी मनमानुष कहते हैं। और उन्होंने अपने दिमाग से, मानसिक पद से इन्होंने केले को काफी सरलता पूर्वक प्राप्त किया। इसीलिए इस सिद्धांत का नाम क्या आया? सूझ और बुझ का सिद्धांत, या इसे कहते हैं सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो आप लोग समझ गए होंगे कि चिंपांजी कमरे में बंद है, कमरे में बंद है, छत पे लटका केला है, केला को प्राप्त करने के लिए बॉक्स को सरियाया और सरलता से उन्होंने केले को क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया। तो इस सिद्धांत से इसके कुछ और नाम निकल कर आते हैं जो लिख दिए गए हैं। किस प्रयोग से इस सिद्धांत के कुछ नाम और निकल कर आते हैं? पहला, संरचनात्मकता का नियम। संरचनात्मकता मतलब समझते हैं? यहां पे जो बॉक्स आप देख रहे हैं, प्रत्येक बॉक्स की संरचना जो है एक समान है, यानी बॉक्स को एक दूसरे पर सरियाया, इसलिए इस सिद्धांत को कहा गया संरचनात्मकता का नियम। यानी पहला आपका जो नियम आया संरचनात्मकता का नियम। दूसरा, प्रत्येक बॉक्स जो देख रहे हैं एक दूसरे के समान है, यानी इसलिए इस सिद्धांत का नाम आया दूसरा समानता का नियम। तीसरा आप लोग देखेंगे तो इन्होंने, चिंपांजी ने क्या किया कि प्रत्येक बॉक्स को पहले एक दूसरे से बॉक्स क्या था? दूर था। तो बॉक्स दूर था तो चिंपांजी एक दूसरे को क्या लाया? समीप लाया। तो इसलिए इसका तीसरा नाम निकल कर आया समीपता का नियम। और इसके बाद आप लोग देखेंगे चौथा क्या है कि काफी सरलता से बॉक्स पर चढ़कर केले को चिंपांजी ने क्या किया? प्राप्त किया। यानी चौथा नियम निकल कर आया सरलता का नियम। यानी हमारा कहना यह है कि आप लोग इस प्रयोग के माध्यम से क्या समझें कि किसी भी कार्य को आप यदि सूझ और बुझ के साथ काम लेते हैं तो काफी सरलता से आप उस कार्य में क्या होंगे? सफल होंगे। तो चिंपांजी के इस प्रयोग से कुछ नाम जो है अन्य नाम निकल कर आया, जिसमें आपके फर्स्ट नाम क्या थे? संरचनात्मकता का नियम। दूसरे नाम क्या थे? बॉक्स प्रत्येक समान थे, समानता का नियम। तीसरे नियम क्या निकले? प्रत्येक बॉक्स को समीप लाया, समीपता का नियम। और चौथा नाम क्या निकल कर आया कि प्रत्येक बॉक्स पे चढ़कर चिंपांजी ने केले को काफी सरलता से प्राप्त किया, इसलिए इसका अन्य नाम निकल कर आया सरलता का नियम। तो यहां पे इस प्रयोग से कितने नाम निकले? 4 नाम निकले। तो अब मेरी बात को आप लोग समझ गए। अब देखिए यहां तक पढ़ाए गए आपके सीटेट के एग्जामिनेशन में प्रश्न कैसे पूछेंगे, हमारे प्रश्नों को समझ लें। सबसे पहला प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि गेस्टाल्टवादी व्यक्ति कौन कौन थे? तो आप जवाब देंगे मैक्स बर्थिमर, कोहलर, कॉफका और कुर्ट लेविन। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि सुल्तान नामक चिंपांजी में प्रयोग किसने किया? तो आप जवाब देंगे कोहलर। कोहलर ने कहां प्रयोग किया? तो केंद्रीय द्वीप पर उन्होंने चिंपांजी नामक सुल्तान या वनमानुष पे क्या किया? प्रयोग किया। उसका प्रयोग क्या था कि चिंपांजी को उन्होंने कमरे में बंद कर दिया और ऊपर छत पर लटका हुआ केला था, और केलों को देखकर चिंपांजी ने इधर-उधर भागना प्रारंभ नहीं किया। उन्होंने प्रत्येक बॉक्स को एक दूसरे पर सराया और काफी सरलता से केले को क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया। अब जब केले को सरलता से प्राप्त कर लिया तो यहां पे इस नियम से इसका जो नाम निकल कर आता है सूझ और बुझ का सिद्धांत। इसके अलावा अन्य नाम आया संरचनात्मकता का नियम, दूसरा नियम आया समानता का नियम, तीसरा नियम आया समीपता का नियम, और चौथा क्या आया? सरलता का नियम। तो इस प्रकार से चिंपांजी ने अपने लक्ष्य में यानी केला खाने में सफल हो गया। तो यदि आप लोग भी अधिगम की प्रक्रिया में मानसिक पद पे तैयार होते हैं तो आप भी अपने समस्या का वकालत कर सकते हैं। यानी सूझबूझ से आपके अंदर जितनी भी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं को आप वकालत कर सकते हैं। किसके प्रयोग से? सूझ और बुझ के सिद्धांत से। तो क्या हमारे बात को समझाए गए तथ्य को आप लोग समझे? तो यदि समझ गए तो इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शैक्षिक महत्व, और चैटिंग के माध्यम से फटाफट आप लोग जवाब देंगे कि आप लोगों ने समझा। जल्दी से चैटिंग के माध्यम से जवाब देंगे। नेहा कुमार यस सर। आप लोग जितने विद्यार्थी समझे फटाफट चैटिंग के माध्यम से जवाब देंगे। सोनम सिंह यस सर। क्या आप लोग समझे? फटाफट चैटिंग के माध्यम से जवाब देंगे। सोनी कुमारी यस सर। बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ रहा है सोनी।
आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शैक्षिक महत्व के बारे में। क्या आप लोगों ने, अमन यादव, हाँ सर, अच्छी तरह समझ गए अमन जी? अच्छी बात है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। हाँ सर, समझ गए। तो आप लोग यहां पे कोहलर का प्रयोग को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। यहां तक कोहलर के इस प्रयोग में आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं है विद्यार्थियों। तो आप लोगों ने समझा कि गेस्टाल्टवादी सिद्धांत क्या है। फिर से मैं फिर से बता देता हूं। आप इतना ही याद रखेंगे कि गेस्टाल्ट कोई व्यक्ति या मनोवैज्ञानिक का नाम नहीं है। गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पूर्णाकार या समग्र आकृति। गेस्टाल्टवादी व्यक्ति कौन कौन है आप लोग सीरियल ढंग से याद करेंगे। फर्स्ट नंबर पे जो मैं लिखा हूं, फर्स्ट नंबर पे आपको क्या लिखा हूं, मैक्स बर्दिमर। दूसरे नंबर पे कोहलर, तीसरे नंबर पे कॉफका और क्रूट लेविन। प्रश्न कैसे आएंगे, गेस्टाल्टवादी व्यक्ति कौन है? यदि आपके फर्स्ट नंबर में मैक्स बर्दिमर होंगे तो मैक्स बर्दिमर हो जाएंगे। यदि ऑप्शन में नहीं होंगे तो कोहलर हो जाएंगे। कोहलर नहीं होंगे तब कॉफका होंगे, और कॉफका नहीं होंगे तो क्रूट लेविन होंगे। मैं आपको प्रश्नोत्तरी भी मैं कराऊंगा, आप लोग परेशान नहीं होंगे। उसके बाद क्या हुआ कि इसमें प्रयोग करने वाले गेस्टाल्टवादी व्यक्तियों ने गेस्टाल्टवादी सिद्धांत दिया, और गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के अंतर्गत कोहलर मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने चिंपांजी नामक वनमानुष में प्रयोग किया। और कहां प्रयोग किया? केंद्रीय नामक द्वीप पर। जो आप लोग प्रयोग को देख रहे थे कि सुल्तान को एक कमरे में बंद कर दिया गया और ऊपर केला का टुकड़ा है, और केले को देखकर चिंपांजी ने सूझबूझ का प्रयोग किया और केले को काफी सरलता से क्या कर लिया, प्राप्त किया। तो चिंपांजी ने यहां भाग दौड़ नहीं किया, यानी चिंपांजी ने पहले बॉक्स से संरचना तैयार किया, इसलिए इसे संरचनात्मकता का नियम कहते हैं। दूसरी बात, चिंपांजी ने इस बॉक्स को समीप लाया, इसलिए इसे समीपता का नियम कहते हैं। तीसरी बात, यानी चिंपांजी ने सोचा कि प्रत्येक बॉक्स एक दूसरे के समान है तो एक दूसरे पर रखे जा सकते हैं, इसलिए कहते हैं समानता के नियम। और चौथा नियम का निकल कर आया कि काफी सरलता से केले को प्राप्त कर लिया, इसलिए इसे आप सरलता का नियम भी कहते हैं। अब आइए इसके हम लोग पढ़ते हैं शैक्षिक महत्व को। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे अभ्यर्थी लोग। अब हम लोग जानेंगे शैक्षिक महत्व के बारे में। तो आइए जानेंगे शैक्षिक महत्व क्या है। अब देखिए, आप लोग यहां पे जानेंगे शैक्षिक महत्व के बारे में कि इस सिद्धांत के शैक्षिक महत्व क्या हैं। आइए दोस्तों, हम लोग जानते हैं शैक्षिक महत्व। शैक्षिक महत्व, आप लोग यदि बच्चों को पढ़ाए होंगे, या आप लोग यदि बीएड के ट्रेनिंग किए होंगे, या आप लोग लेसन प्लान बनाए होंगे, तो इसमें जो आप पाठ्यक्रम का निर्माण किए थे, काफी सूझबूझ के प्रयोग के साथ आप लोग पाठ्यक्रम के निर्माण किए थे। तो आपके सीटेट के एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाते हैं कि पाठ्यक्रम का निर्माण कौन से सिद्धांत पर आधारित है। तो आप वहां पे क्या मारेंगे, सूझबूझ का सिद्धांत या गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, या आप वहां पे जवाब देंगे सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ये सभी नाम जो है एक दूसरे में समानता रखते हैं। यानी सबसे पहली बात, यदि आपसे कोई पूछा जाएगा कि गेस्टाल्टवादी सिद्धांत या कोहलर के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है, तो आप पहला जवाब क्या देंगे, पाठ्यक्रम का निर्माण। यानी पाठ्यक्रम का निर्माण जो है इस सिद्धांत पे क्या है, आधारित है। यानी पहला आपके हो गए पाठ्यक्रम निर्माण। पाठ्यक्रम का निर्माण, आप लोग को पता ही है कि पाठ्यक्रम का निर्माण करने के लिए आप एक अध्यापक के रूप में काफी सूझबूझ कर क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। आइए दूसरे शैक्षिक महत्व को जानते हैं। अब आप बताइए, यदि आप कहने का अर्थ है कि कोई पाठ्यक्रम बना रहे हैं, तो पाठ्यक्रम बनाने के लिए सबसे पहले आप प्रश्न को बच्चों को बताएंगे या पूरे कहानी को पढ़ाएंगे? आप एक अध्यापक हैं और बच्चों को जब आप वहां पे वर्ग का संचालन कर रहे हैं, तो बच्चों का जो पाठ्यक्रम होगा, बच्चों का जो अध्याय होगा, आप वहां पे जाते ही बच्चों को प्रश्नोत्तरी कराने लगेंगे या पूरे किताब को सबसे पहले पढ़ाएंगे?
तो आप कहिएगा कि सर सबसे पहले तो हम पूरे पार्ट्स को क्या कर देंगे, पढ़ाएंगे। यानी बालक को सबसे पहले पूर्ण अंश का ज्ञान कराइएगा। उसके बाद कहने का अर्थ है यानी बालक को सबसे पहले आप पूरा रूप दिखाइएगा, उसके बाद अंश को दिखाइएगा। अंश मतलब छोटा होता है और पूर्ण मतलब क्या होता है, बड़ा। यानी कहने का अर्थ है यह सिद्धांत जो है पूर्ण से अंश पर क्या है, आधारित है। यानी दूसरा पाठ्यक्रम आप कह सकते हैं, इस सिद्धांत का दूसरा शैक्षिक मत कह सकते हैं पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर आप क्या रखेंगे, शिक्षण सूत्र। और ये शिक्षण सूत्र कौन से सिद्धांत पर आधारित होंगे, गेस्टाल्ट सिद्धांत पे। और गेस्टाल्ट सिद्धांत क्या है, जिसमें आप पूरा रूप को पहले देखिए और उसके बाद सूझबूझ का प्रयोग कीजिए और कीलक को क्या कर लीजिए, प्राप्त कर लीजिए। जैसे चिंपांजी ने किया, पहले पूरा रूप को देखा कि यदि हम बॉक्स एक दूसरे पर लगाएंगे तो हम केले को क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। तो उसी प्रकार से एक अध्यापक के तौर पे यदि आप बच्चों के सामने जाते हैं तो सबसे पहले बच्चों को पूरा दिखाइए, पूरा चैप्टर को आप पढ़ा दीजिए। उसके बाद प्रश्नोत्तरी तो बच्चे खुद कर लेंगे। यदि कुछ प्रश्न बच्चों को नहीं आएंगे तो कुछ अंश को आप बता दीजिएगा। यानी कहने का अर्थ है कि पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र पूछता है। आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। मैं जो यहां पे शैक्षिक महत्व लिख रहा हूं, ये प्रश्न आपके सीधे सीधे सीटी में पूछे जाएंगे कि पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र कौन से अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। तो आप जवाब क्या देंगे, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या गेस्टाल्ट सिद्धांत, या आप जवाब देंगे क्या, सूझबूझ का सिद्धांत। यानी पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र या पाठ्यक्रम का निर्माण कौन सिद्धांत पर आधारित है, तो आप क्या बताएंगे कि सर कौन से सिद्धांत पे, गेस्टाल्ट सिद्धांत पे। अब आप लोग यहां पे देखेंगे, यदि आप विचार करते हैं, विचार शक्ति, कल्पना करते हैं, है ना, या आप गणित बनाते हैं या आप व्याकरण सीखते हैं, ये सभी आप सूझबूझ के साथ सीखते हैं। इसमें आप रटाफिकेशन नहीं कर सकते हैं, है ना। यानी हमारे कहने का अर्थ है कि यह सिद्धांत जो है कठिन विषयों को सीखने में क्या है, मददगार है। क्योंकि कठिन विषय सीखने के लिए आपको सूझबूझ का प्रयोग करना क्या है, काफी आपको जरूरी है। यानी तीसरे शैक्षिक महत्व क्या हो गए, यहां पे आप लोग के लिए मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। विचार शक्ति, आप लोग जो विचार करते हैं वो सूझबूझ उसमें भी शामिल होता है। विचार शक्ति जो आप कल्पना करते हैं, कल्पना शक्ति, विचार शक्ति, कल्पना शक्ति, निरीक्षण शक्ति, निरीक्षण मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण शक्ति आदि मानसिक योग्यताओं का विकास होता है। आदि मानसिक योग्यताओं का विकास होता है। देखिए शैक्षिक मत में हमने यहां पे तीसरा क्या लिखा, विचार शक्ति, यानी जो आप विचार करते हैं उसमें आपका सूझबूझ शामिल होता है। कल्पना करते हैं तो कल्पना में सूझबूझ शामिल होता है। निरीक्षण करते हैं यानी जो कुछ भी आप जाते हैं कहीं पे निरीक्षण करने तो वहां पर भी आप सूझबूझ का प्रयोग करते हैं। यदि मानसिक विकास यानी मानसिक योग्यताओं का जो विकास करते हैं तो उसमें भी सूझबूझ क्या शामिल है। तो ये सारे जो है आपके कौन से सिद्धांत पर आधारित हैं, सूझबूझ के सिद्धांत पर आधारित हैं। तो आप लोग जल्दी से 3 पॉइंट को स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद मैं 3 पॉइंट आप लोग के लिए और लिखूंगा। तो जल्दी से फटाक से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। जल्दी से विद्यार्थी लोग स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। क्या आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, कोई चैटिंग के माध्यम से बताएंगे मुझे। क्या आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए चैटिंग के माध्यम से, जल्दी से बताएंगे। क्या विद्यार्थी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। आइए हम लोग पढ़ते हैं अगला पॉइंट, चौथा देखते हैं। शैक्षिक मत में आप लोग देखेंगे नंबर 4 पॉइंट्स। विद्यार्थियों का कहना है कि सर आप डेली क्लास लेकर नहीं आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं
कि यहाँ पे आपके लाइव क्लासेस प्रतिदिन चलेंगे 4:30 से 5:30। आपके प्रतिदिन मैं अभी सीटेट और के लिए स्पेशल बैच बाल विकास के लिए मैं स्पेशल लेकर आ रहा हूं 4:30 से 5:30। आप लोग बिल्कुल तैनात रहेंगे, बिल्कुल तैयारी के साथ जुड़े रहेंगे। और क्लास करने के लिए आप लोग एक कागज और एक कलम लेकर जरूर बैठें, तभी आपको क्लास करने में पूरी तरह से संतुष्टि मिलेगा और संपूर्ण रूप से आपको क्या आएगा, मजा आएगा और आपको लगा कि हमने अधिगम की प्राप्ति की। तो आइए अब यहां पे आप लोग जानेंगे चौथे शैक्षिक महत्व सूझबूझ सिद्धांत का। अब देखिए दोस्तों, यहां पे चौथे महत्व क्या है, आप लोग विज्ञान के बारे में जानते हैं। विज्ञान क्या है? ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान विज्ञान है। आपको पता है ना, ब्रह्मांड में जितनी भी घटनाएं घट रही है, पूरे यूनिवर्स के अंदर जितनी भी घटनाएं हैं, और उन घटनाओं को आप क्या कहेंगे? विज्ञान। यानी ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान विज्ञान है ना। विज्ञान, गणित, व्याकरण जैसे कठिन विषय, कठिन विषय कहने का अर्थ हो गया कि जिसमें आप सूझबूझ का प्रयोग करें। कठिन विषय को सीखने और सिखाने में, यानी हमने यहां पे लिखा क्या कि विज्ञान, गणित, व्याकरण जैसे कठिन विषय को सीखने और सिखाने में सूझबूझ का क्या होता है? प्रयोग होता है। इसलिए आप याद रखेंगे, आपके प्रश्न पूछे जाएंगे कि कठिन विषय व्याकरण, गणित या विज्ञान को सीखने में कौन से सिद्धांत का उपयोग होता है, कौन सा अधिगम सिद्धांत? तो आप याद रखेंगे सूझबूझ का सिद्धांत, कोहलर वाला सिद्धांत। क्योंकि जब तक आप सूझबूझ नहीं करेंगे तो कितनों आप रटाफिकेशन कर लेंगे, कितनों आप रटा मारेंगे, तो आपको याद होने वाला नहीं होगा। इसलिए आप सूझबूझ का प्रयोग करेंगे विज्ञान में, गणित में, व्याकरण में, या और भी कोई कठिन विषय होंगे जिसको आप सूझबूझ के साथ पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरह से याद रहेगा। आइए आप लोग पांचवी बात पढ़ेंगे। यह सिद्धांत तार्किक तरीके पर बल देता है ना, यानी इस पे आप तर्क कर सकते हैं। यह सिद्धांत, पांचवा लिख रहा हूं, यह सिद्धांत तार्किक तरीके पर बल देता है। देखिए, आपके ये जो सिद्धांत हैं तार्किक तरीके, यानी कहने का अर्थ है इसमें तर्क वितर्क बहुत होते हैं। क्योंकि जब आप सूझबूझ का प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे? आप तर्क वितर्क बहुत करेंगे और तर्क वितर्क करके अपने समस्याओं का क्या करेंगे? समाधान करेंगे। और बहुत बार एक प्रश्न आ चुका है कि समस्या समाधान की वकालत कौन करता है? तो याद रखेंगे सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, या सूझबूझ का सिद्धांत, या गेस्टाल्ट सिद्धांत। बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। अब आप लोग बताइए, छोटे बालक अधिगम कहां से प्राप्त करते हैं? थॉर्नडाइक के सिद्धांत से। बड़े बालक जिनका बुद्धि का विकास हो गया, वो कौन से सिद्धांत से पढ़ेंगे? तो आप जरूर बताएंगे। यदि आपका प्रश्न पूछेगा सीटेट में कि बड़े बालक जिनका बुद्धि का संपूर्ण विकास हो गया, वो कौन से सिद्धांत से अधिगम प्राप्त करेंगे, तो आप जरूर इसका जवाब देंगे सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। छोटे बालक के लिए थॉर्नडाइक का नियम। मैंने आपको बताया कि छोटे बालक कौन से नियम सीखते हैं? अभ्यास से। और अभ्यास कहां था? थॉर्नडाइक में। और दिमाग कहां लगाना है? बड़े बालक जिनका बुद्धि का विकास हो गया, वो कौन सिद्धांत से सीखेंगे? सूझबूझ के सिद्धांत से क्या करेंगे? सीखेंगे। यानी कहने का अर्थ है। और पाठ्य योजना कहां से बनाएंगे? तो पाठ्य योजना जो है गेस्टाल्टवादियों का क्या देन है। अब पाठ्य योजना कैसे बनता है? पूर्ण रूप को देखिए, फिर उसके छोटे छोटे भाग को आप क्या कर दीजिए? बताइए। तो ये आप कहते हैं गेस्टाल्ट सिद्धांत के संपूर्ण अध्ययन जो मैंने आज की क्लास में आपको बताया। अब इसका निचोड़ में देता हूं, जो आप 5 मिनट में याद कर लेंगे। अब बस 5 मिनट के हमारी बात को सुन लेंगे तो यहां से प्रश्न आपके बिल्कुल नहीं छूटेंगे। फिर से मैं सारी बात को आपके लिए रिवीजन में कर दे रहा हूं। सुनिए, गेस्टाल्ट सिद्धांत, आप लोग समझें कि गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पूर्णाकार या समग्र आकृति। गेस्टाल्ट कोई व्यक्ति या मनोवैज्ञानिक का नाम नहीं था और जर्मन भाषा का शब्द था। गेस्टाल्टवादी व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं मैक्स बर्थिमर, कोहलर, काफ्का, रुथ लेविन। ये जितने भी गेस्टाल्टवादी व्यक्ति हैं, इन्होंने एक सिद्धांत का निर्माण किया जिसे कहते हैं गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। और गेस्टाल्टवादी सिद्धांत में आपके सीटेट के दृष्टिकोण से कोहलर का प्रयोग पूछा जाएगा। और कोहलर ने प्रयोग किया
केंद्रीय द्वीप पर सुल्तान नामक चिंपांजी पे। चिंपांजी को उन्होंने क्या किया कि एक कमरे में बंद कर दिया और ऊपर केला को लटका दिया और नीचे बॉक्स रखा था और बॉक्स को एक दूसरे पर जोड़कर चिंपांजी ने सरलता से केले को प्राप्त कर लिया। यानी आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न क्या पूछे जाएंगे कि सुल्तान नामक चिंपांजी प्रयोग किसने किया? कोहलर। कोहलर किसे प्रयोग किया? चिंपांजी पे। कहां प्रयोग किया? केंद्रीय द्वीप पे। ठीक है। उसके बाद इस प्रयोग से इस सिद्धांत के नाम निकल कर के आते हैं सूझ एवं बूझ का सिद्धांत। उसके बाद प्रत्येक बॉक्स को एक दूसरे पर सराया, जिसे कहते हैं संरचनात्मकता का नियम। प्रत्येक बॉक्स को समीप लाया, समीपता का नियम। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि प्रत्येक बॉक्स को एक दूसरे को समान देखा, समानता का नियम, और बॉक्स पर चढ़कर केले को प्राप्त किया, इसलिए कहते हैं सरलता का नियम। इसके बाद आपसे पूछेंगे शैक्षिक महत्व। शैक्षिक महत्व क्या पूछेंगे कि पाठ्यक्रम का निर्माण, यानी पाठ्यक्रम जब आप लेसन प्लान बनाते हैं तो उसके पूर्ण रूप को देखिए, उसके बाद छोटे छोटे पार्ट्स को आप विद्यार्थियों को बताइए। यानी पाठ्यक्रम निर्माण कौन सिद्धांत पर आधारित है? तो गेस्टाल्ट सिद्धांत बोलेंगे। इसके बाद बोलेगा पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र कौन सिद्धांत पे है? तो आप बोलेंगे गेस्टाल्ट सिद्धांत। उसके बाद बोलेगा विचार शक्ति, कल्पना शक्ति, निरीक्षण शक्ति, मानसिक एकता का विकास होता है कौन सिद्धांत से? तो आप बोलेंगे सूझबूझ का सिद्धांत, या बोलेंगे गेस्टाल्ट सिद्धांत, या आप बोल सकते हैं सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ये सभी आपस में क्या समान है। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि बड़े बालक जिनका बुद्धि का विकास हो गया वो कौन सिद्धांत से सीखेंगे? तो सूझबूझ के सिद्धांत से। विज्ञान को कौन सिद्धांत सीखेंगे? सूझबूझ के सिद्धांत से। कठिन विषय सूझबूझ के सिद्धांत से। व्याकरण सूझबूझ के सिद्धांत से। समस्या समाधान की वकालत कौन करेगा? सूझबूझ का सिद्धांत। तो इस प्रकार के आपके प्रश्न आएंगे। और आपसे प्रश्न आएगा कि वैज्ञानिक अनुसंधान में कौन सिद्धांत का उपयोग करते हैं? तो सूझबूझ का सिद्धांत। रिसर्च जो भी वैज्ञानिक करता है वो कौन सिद्धांत का उपयोग करता है? सूझबूझ का सिद्धांत। तो आप लोग के लिए इस सिद्धांत कितना महत्वपूर्ण है आप लोग जानिए। अभी जो कोरोना वायरस का जो प्रकोप चल रहा है, तो इस प्रकोप के लिए आप लोग जो वैक्सीन ले रहे हैं उस वैक्सीन सूझबूझ के सिद्धांत बनाया गया है और काफी परीक्षण किया गया है, तब आप तक पहुंचा है। यानी जितने भी आप लोग देख रहे हैं विज्ञान पे आधारित जो क्रियाविधि है वो आपके सूझबूझ के सिद्धांत पे आधारित है। तो उम्मीद करते हैं विद्यार्थी कि आप लोग हमारे बताए गए सूझबूझ के सिद्धांत और इसके शैक्षिक महत्व को समझ गए होंगे। और मैं आपके दावा करता हूं कि हमारे बताए गए जितने भी महत्व हैं, शैक्षिक महत्व, मैंने जितना बताया वहां से एक भी प्रश्न आपको ज्यादा सीटेट में नहीं पूछा जाएगा। आप इसको पेन और कॉपी पर आसानी से लिख लीजिए ताकि मेरी बात को आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो विद्यार्थियों कि आप लोग समझ चुके हैं, आप लोग चैटिंग के माध्यम से जल्दी से जवाब देंगे। उसके बाद आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करेंगे। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे, चैटिंग कर देंगे कि आप लोग हमारे पढ़ाए गए विषय वस्तु को अच्छी तरह से सीखा। जल्दी से आप लोग चैटिंग करेंगे, जल्दी से चैटिंग के माध्यम से आप लोग बताएंगे। जितने भी अभ्यर्थी लोग हैं फटाफट चैटिंग के माध्यम से जवाब देंगे। क्या आप लोगों ने सीखा? जल्दी से अभ्यर्थी लोग जवाब देंगे। क्या आप लोग अच्छी तरह से सीखें? जल्दी से फटाफट आप लोग जवाब देंगे अभ्यर्थी लोग। क्या आप लोगों ने सीखा? क्या हमारे बताए गए तथ्य को आप लोगों ने समझा? क्या आप लोग विद्यार्थी थक चुके हैं? क्या आप लोग चैटिंग के माध्यम से जवाब नहीं दे पा रहे हैं? जल्दी से जवाब दे दीजिए, उसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे। क्या आप लोग हमारे बात को अच्छी तरह से समझें? जी सर, सब सीख लिया। चलिए तो अभ्यर्थियों, आज की जो सेवा है आपके ही रहेगी। अब मैं आपको बता दूं, कल आप लोगों के लिए विशेष क्लास लगने वाला है आर्ट्स का। सीटेट, एस्टेट, D-SSSV, यूपी, टीजीटी के लिए आप लोग को कल पढ़ाएंगे प्रिंस सर आर्ट्स की कक्षाएं, जिसमें आपको पढ़ाएंगे राजनीति शास्त्र और जिसमें आपका टॉपिक होगा संसद। तो क्लास करना आप लोग 9:30 से 10:30 ना भूलें। आप लोग को नोटिफिकेशन, आप लोग को मैसेज
कर दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप चैनल पे, आपके यूट्यूब चैनल पे। तो कल क्लास जो होगी आपको 9 से 10:30 जो क्लास होगी वो प्रिंस सर पढ़ाएंगे। सीटेट, एस्टेट, DSSB, यूपीटीजीटी के लिए 8 विषय का, और 8 विषय में आपके होंगे राजनीति शास्त्र, टॉपिक होगा संसद। और इसके अलावा आप लोग को 4:30 से 5:30 सीटेट में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की आपकी कक्षाएं भी संचालन किया जाएगा। तो आज के लिए आप सभी विद्यार्थियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। फिर आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट डे विद्यार्थियों।